नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक हिंदू मुस्लिम वाली खबर लेकर आपके बीच आया हूं। असम के मंत्रिमंडल ने कल वहां राज्य में चल रहे एक कानून को खत्म कर दिया। ये कानून है असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। 1935 से चले आ रहा था, अंग्रेजों के समय से। आज़ादी के 12 बरस पहले से ये कानून चले आ रहा था। इसके तहत मुस्लिम विवाह जितने होते हैं वो, उनमें तलाक जो होते हैं वो, उनका मुस्लिम रजिस्ट्रार वहाँ पे सरकार के नियुक्त किए हुए थे, चले आ रहे थे शुरू से। वही लोग मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करते थे, काजी भी कहते थे इन लोगों को। शायद 100 से कुछ कम ऐसे रजिस्ट्रार थे, 94 रजिस्ट्रार शायद थे वहाँ पे। असम मंत्रिमंडल ने ये तय किया कि ये कानून खत्म किया जाए क्योंकि ये महिलाओं से भेदभाव करता है। इसके तहत जो नाबालिग लड़कियां हैं उनकी भी शादी करवा दी जाती है, जो चलन थोड़ा बहुत है मुस्लिम समाज में वहाँ पर। हालांकि काजियों का कहना है कि मुस्लिम समाज की शादियां रजिस्टर करवाते समय वो अच्छे से जन्म तारीख वगैरह देख लेते थे और नाबालिग लड़की की शादी नहीं करवाते थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये बात हकीकत है कि मुस्लिम समाज में देश भर में और दूसरे देशों में भी, यहाँ तक कि पश्चिम के विकसित देशों में भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच भी नाबालिग लड़कियों की शादियां प्रचलन में हैं, चल रही हैं अभी भी। अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे जगहों पे भी बाल विवाह चल रहे हैं मुस्लिम समाज के भीतर, क्योंकि इस्लाम के तहत जो एक शरीयत कानून की बात करता है मुस्लिम समाज, उसमें ऐसा प्रावधान है कि किसी लड़की का उसकी माहवारी शुरू होने के बाद शादी करवाई जा सकती है। तो भारत भर में ऐसी व्यवस्था है अभी। मैंने इसके बारे में अभी थोड़ा सा रिसर्च किया था। हैदराबाद जैसा शहर जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर दुनिया भर के खाड़ी के देशों से, अफ्रीका के देशों से बड़े बड़े मुस्लिम बूढ़े आते हैं। हैदराबाद के गरीब परिवारों को पैसे देते हैं, मुस्लिम परिवारों को, उनकी बच्चियों से, नाबालिग बच्चियों से शादी कर लेते हैं। शादी करके उनको इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने अपने देश ले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कई बार ये लड़कियां जो हैं किसी चकला घर में बिक जाती हैं, ऐसी भी नौबत आती है। एक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी अखबार की रिपोर्ट देख रहा था हैदराबाद की। एक लड़की जो नाबालिग थी और उसकी शादी होने लगी, माँ बाप ही उसको बेच रहे थे बार बार, फिर छोड़ देता था कोई, फिर उसकी अगली शादी करवाते थे, अगली बार बेचते थे। ऐसा उस लड़की का एक बयान उसमें छपा था कि मेरे माँ बाप को बधाई, उनको 18वां दामाद मिल रहा है। अब आप किसी लड़की की कल्पना कीजिए कि उसको 18वां दामाद मिल रहा है। ये नौबत, ये हैदराबाद की है, असम की बात नहीं है। लेकिन मैं जगह जगह देश में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की जो हालत है उसकी बात कर रहा हूँ। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, ये कल तक कांग्रेसी थे, फिर भाजपा में आके भाजपा के सबसे बड़े नेता हो गए, कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचक हो गए, मुख्यमंत्री बनाया इनको भाजपा ने। और ये मुस्लिमों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ शायद देश में सबसे हमलावर अंदाज में बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। नीति होगी उनकी, उनके पार्टी की, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के देखते हुए अगर ये सब हो रहा है तो उसमें मैं बोलने वाला कौन हूँ। वहाँ तो बड़े बड़े जज हैं, उनको तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि हेट स्पीच के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं कि नहीं, इसको देखे सुप्रीम कोर्ट। तो वो क्या कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का मुझको नहीं मालूम है। असम में ये कानून अभी जो रद्द हुआ है, इसके बाद जो 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रार वहाँ पर थे, काजी, उनकी नौकरी भी सरकार ने खत्म करने का फैसला लिया है। उनको 2-2 लाख रुपया एक मुश्त दे दिया जाएगा, काम खत्म। अब न तुमको कोई रजिस्ट्रेशन करने का हक है, न शादी का, न तलाक का, न किसी चीज़ का। तुम अपना कोई और काम धंधा देख लो, ऐसा इस तरह की बात है। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम वहाँ के प्राध्यापक हैं असम के,
वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है सरकार की नीयत अगर केवल बाल विवाह को रोकने की रहती तो उसके और तरीके हो सकते थे। ये जो चले आ रहा है असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, इसमें संशोधन कर सकते थे। संशोधन करके तय कर सकते थे कि मुस्लिम लड़की या लड़का उनके नाबालिग रहने पर शादी नहीं करवाई जा सकेगी, सज़ा जोड़ सकते थे। लेकिन वो करने के बजाय इसको ख़त्म कर दिया गया। ये ध्रुवीकरण का एक फैसला है, ऐसा मुस्लिम समाज के नेताओं का कहना है। ध्रुवीकरण किस बात का? इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं गैर मुस्लिम, खासकर हिंदू, जिनको ये लगता है कि मुस्लिमों को अगर किसी तरह से चोट पहुंचाई जाए तो वो अच्छा है। कई लोग हैं ऐसे। तो शायद उन लोगों का एक ध्रुवीकरण होता है। जब आप मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई फैसला करते हैं तो ऐसा कोई ध्रुवीकरण हिंदुओं के एक तबके के बीच हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखना चाहता हूँ। मेरा नज़रिया यह है कि मुस्लिम समाज को हमको एक इकाई की तरह नहीं देखना चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अदालत के नज़रिए से बात कर रहे हैं, संसद या राज्य की विधानसभा के नज़रिए से बात कर रहे हैं, तो हमको मुस्लिम समाज को दो हिस्सों में बांटकर ही देखना होगा। मुस्लिम औरत और मुस्लिम मर्द, इन दोनों के अधिकार कहीं भी बराबर नहीं हैं। न उनके धर्म में बराबर हैं, न उनके रीति रिवाज में बराबर हैं, न सामाजिक व्यवस्था में बराबर हैं। मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो कहीं हिजाब से लदी हुई है, कहीं बुर्के से लदी हुई हैं, कहीं नकाब लगा हुआ है उनके चेहरे पर, उन पे कई तरह की रोक है। एक नाबालिग लड़की की बूढ़े आदमी से शादी करवा दी जाती है। ऐसे कई तरह की ज्यादतियां जो हैं मुस्लिम लड़की और महिला के खिलाफ मुस्लिम समाज के भीतर ही है। समाज के मर्दों ने, उनके परिवार के मर्दों ने उनके ऊपर 100 किस्म की शर्तें लाद के रखी है। इसको वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ संविधान का राज है, वहाँ हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी वक्त अलग अलग धर्मों के लिए देश में अलग अलग कानून थे तो क्या आज उन कानूनों को हम उसी तरह से जारी रखें कि मुस्लिम महिला जो है शाहबानो, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आपको ध्यान होगा गुजारा भत्ता का मामला था, पति से गुजारा भत्ता मिलने का शाहबानों का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला, शाहबानो बुजुर्ग थी, उसके पक्ष में दिया था। लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने और कुछ गैर मुस्लिम नेताओं ने उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इतना डरा दिया, नए नए आए थे राजनीति में, इतना डरा दिया कि मुस्लिम समाज पूरा भड़क जाएगा, मुस्लिम वोट पूरे बिगड़ जाएंगे। कांग्रेस शायद मुस्लिम वोटों पर थोड़ी सी मोहताज भी रहती थी उस वक्त। पार्लियामेंट में अंधाधुंध बाहुबल था कांग्रेस का। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में जीत के आई थी कांग्रेस की सरकार, अंधाधुंध बाहुबल था। जरूरत से बहुत ज़्यादा सांसद थे कांग्रेस के पास। नतीजा ये निकला कि शाहबानों के हक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस ने पार्लियामेंट में पलट दिया। कांग्रेस के भीतर के भी कुछ जो प्रगतिशील, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेता थे वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन दकियानूसी लोगों की भीड़ के बीच में अकल की, सुधार की कोई बात सुनी नहीं गई थी और शाहबानों को कुचल के मार डाला गया संसद द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। किसी ने मुस्लिम समाज के भीतर सुधार की इतने वक्त में बात नहीं की है, जबकि मैं देखता हूँ हिंदू समाज में सुधार कैसे कैसे हुए हैं, कानून बनाकर और सामाजिक रूप से भी। राजस्थान जैसे राज्य में सती प्रथा चलती थी, आपको ध्यान होगा। कानून बनाकर और उसका अमल करवाकर, सामाजिक जागरूकता लाकर उसको रोका गया, सजा का प्रावधान किया गया। किसी को सती बनाया जाएगा तो परिवार जेल चले जाएगा, जितने लोग मौजूद रहेंगे वो भी जेल चले जाएंगे। ऐसा सुधार किया गया। हिंदुओं के बीच धड़ल्ले से बाल विवाह चलते थे, आदिवासियों के बीच धड़ल्ले से बाल विवाह चलते हैं। कानून बनाकर और उस पर अमल करके इसको रोका गया। आज भी पूरे देश में जगह जगह जो शादी के जो तय दिन हैं, जिनमें ज़्यादा शादियां होती है, अक्षय तृतीया जैसे जो दिन हैं,
उस दिन सरकार, पुलिस सब नज़र रखती है, सामाजिक संगठन नज़र रखते हैं। अगर किसी लड़के लड़की का बाल विवाह करवाया जा रहा है तो पुलिस पहुंचती है, परिवार को समझाती है, धमकाती है, ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करती है, शादी रोकती है। तो कानून बनाकर ये सुधार लाया गया। केवल समाज का दिल बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता था। मैंने मोदी सरकार के एक फैसले का समर्थन किया था जिसको लेकर बहुत से लोग मुझसे नाराज थे कि आपने बीजेपी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। वो फैसला था, मुस्लिम मर्द जिस अंदाज में मुस्लिम महिला को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे देते थे। बहुत सारे मामले थे, बीवी को फ़ोन लगाया और तलाक 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 बोल के रख दिया और वो तलाक हो गया। जबकि जो मुस्लिम विवाह है उसके रीति रिवाज में भी तलाक इस तरह से नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रचलित ऐसा ही था। अपने ही धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ मुस्लिम समाज में महिला को तलाक देना इसी तरह प्रचलित था। इसके खिलाफ मोदी सरकार ने कानून बनाया कुछ साल पहले। अभी उस कानून के तहत अब ट्रिपल तलाक देना, 3 तलाक इस अंदाज में देना, इसको जुर्म करार दिया गया। और देश भर में आज सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने शौहर के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट भी लिखाई है कि ऐसा 3 बार तलाक कहकर उसने मुझको तलाक दे दिया है। अब गिरफ्तार हो गए हैं, पति उनके गिरफ्तार हो गए, मामले चल रहे हैं, जुर्म दर्ज हो गया है। मुझको लगता है कि मुस्लिम महिला को बाकी मुस्लिम समाज से, मर्दों से अलग करके देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम महिला के हक़ की फ़िक्र कोई नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम मर्द तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। और जो लोग मुस्लिमों को एक अल्पसंख्यक मानकर हिंदुस्तान में उनके हक़ की हिफाजत के लिए ख़ास कोशिश करना चाहते हैं, वो लोग भी मुस्लिम मर्दों के ही हक़ की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के हक़ की बात कोई नहीं करते। आज भी मुझको मुस्लिम समाज के कोई नेता या मुस्लिम समाज के हिमायती ऐसे नहीं दिखते जो मुस्लिम समाज में प्रचलित बाल विवाह के खिलाफ बात करें। समाज के भीतर से भी उठनी चाहिए थी ये बात। हिंदू समाज में बहुत सारे हिंदुओं के बीच से ये बात उठी थी, कानून बनाने के पहले से उठी थी, लेकिन कानून तो बनाना ही पड़ा था। तो मेरा ये मानना है, मैं अभी असम में ये जो कानून खारिज किया गया है और ये तय कर दिया गया, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोई 7 फेरे लेने नहीं कहा जा रहा है मुस्लिमों को, उनको कहा जा रहा है जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल, लड़के की 21 साल ये होना ही चाहिए। तो उसके तहत जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है शादी का और अनिवार्य है, तो उसका मतलब है लड़का लड़की दोनों बालिग रहेंगे तभी उनकी शादी हो सकेगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नाबालिग लड़की की जब शादी होती है तो क्या क्या नुकसान होता है। जो प्रचलन है आज बहुत से समाजों में है, हिंदुओं में भी है, बाल विवाह कई जगह होते हैं, आदिवासियों में भी है, मुस्लिमों में भी है। होता यह है कि लड़की इतने कम उम्र में ससुराल चली जाती है, न वो शारीरिक रूप से तैयार रहती है सेक्स के लिए, न शारीरिक रूप से तैयार रहती है माँ बनने के लिए, न मानसिक रूप से तैयार रहती है परिवार की, ससुराल की जिम्मेदारी उठाने के लिए। वहाँ पे अकेली इतनी छोटी नाबालिग लड़की हो जाती कि उसके कोई हक ही नहीं रहते, वो पूरे परिवार की नौकरानी की तरह, गुलाम की तरह होके रह जाती है, कोई इज्जत उसकी नहीं रहती, मुफ्त की एक नौकरानी की तरह रहती है। दिन में नौकरानी, रात में सेक्स स्लेव, यौन गुलाम, यौन शोषण के लिए तैयार रहे क्योंकि शादीशुदा है। ये अच्छी नौबत नहीं है। ये किसी नाबालिग लड़की को, किसी भी धर्म की रहे, उसकी शादी अच्छी बात नहीं है। मैं तो इस बात की वकालत करता हूँ कि सभी धर्म हिंदुस्तान के, उसमें ये शर्त लागू होना चाहिए कि 18 बरस के कम में किसी की शादी ना हो सके। अगर किसी धर्म में धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक नियमों के तहत ऐसी छूट जारी है, जैसी कि मुस्लिम समाज में है, जैसा कि आदिवासी समाज इस्तेमाल कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। मुस्लिम समाज का भला देखने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम औरत के साथ जो ज्यादती हो रही है, लड़की के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसको न देखा जाए।
ये लोकतंत्र है। कई हजार साल पहले के जो रीति रिवाज हैं उनको आज महिलाओं के हक को कुचलते हुए लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी धर्म रहे, कोई भी धर्म रहे। हिंदू धर्म की एक बार की कहानी आपकी सुनी हुई होगी, अग्नि परीक्षा सुनी हुई होगी आपकी। अग्नि परीक्षा, महिला को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, याद है ना कहानी आपको? आज कोई अग्नि परीक्षा की बात कर सकते हैं क्या? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक समाज के हक जो हैं उसको उस समाज के हक की तरह देखने के साथ साथ हमको अनिवार्य रूप से भी देखना होगा कि क्या ये उस समाज के तमाम लोगों के हक की बात करता है कि केवल मर्दों के हक की बात करता है। ये काजी जितनी बात कर रहे हैं ये तमाम मर्दों के हक की बात कर रहे हैं। नाबालिग लड़की की शादी नहीं होना चाहिए, 3 तलाक के तहत तलाक नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि ये चुनाव के वक्त में धार्मिक ध्रुवीकरण का भाजपा का, असम सरकार का, मोदी सरकार का कोई एजेंडा हो, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। इसको एजेंडा बनाने की छूट इनको कैसे मिली? क्यों ये नौबत खड़ी करके रखी गई आज़ादी के 75 साल में कि बीजेपी किसी दिन आए और वो ऐसी रियायत दे के मुस्लिम महिलाओं का दिल जीत ले? ये नौबत को जारी किसने रखा था? मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, मैं भी हूं, धर्मनिरपेक्ष हूं। मैं मुस्लिमों के खिलाफ किसी भेदभाव या देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के भी खिलाफ हूं। लेकिन मुझको लग रहा है कि अगर किसी समाज की, किसी धर्म की महिलाओं के हक उसकी रक्षा करनी है, महिलाओं को अधिकार देने हैं, और अगर वो धार्मिक कानूनों के तहत नहीं दिए जा पा रहे हैं, क्योंकि धार्मिक कानून ही ऐसे बने महिलाओं को कुचलने वाले। आपको ध्यान है, मुस्लिम समाज की बात करते करते मुझको अचानक याद आया, जिस राज्य से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भाजपा ने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में एक घोषणा की थी कि हम महतारी वंदन योजना लागू करेंगे, हर शादीशुदा महिला को 1000 रुपया महीना देंगे। ये योजना लागू हो गई है। इसमें हर शादीशुदा महिला को 1000 रुपया मिलना शायद अभी महीने भर के भीतर शुरू भी हो जाएगा, शायद 10-15 दिन के भीतर। इसमें एक अजीब किस्म की खबर निकल कर सामने आई है कि इस प्रदेश में एक मुस्लिम मर्द ऐसा है जिसकी 3 बीवियां हैं और तीनों ने आवेदन दे दिया है महतारी वंदन के लिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मुझको लगता है मौजूदा कानून के तहत जो शादीशुदा हैं, जो व्यवस्था है, ये चुनावी घोषणा करते हुए बाद में इसका नियम बनाते हुए किसी धर्म को बीच में नहीं लाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक परिवार अगर इतना गरीब है कि वहाँ की 3 महिलाएं, एक व्यक्ति की 3 पत्नियाँ, उनको 1-1000 रुपये महीने की ज़रूरत है। ऐसे परिवार में एक आदमी की 3 बीवियां होनी क्यों चाहिए? क्या महज इसलिए कि आपका धर्म आप इसकी छूट देता है? किसी भी धर्म से अगर कोई भी ऐसी नाजायज छूट मिलती है जिससे कि महिला के हक प्रभावित हो रहे हैं, जाहिर है कि एक आदमी 3 पत्नियां रख के उनके बच्चे, इन सब के साथ इंसाफ तो नहीं कर सकता कोई आदमी। आज का वक्त ऐसा है कि 2 बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाने में लोगों की जान निकल जाती है। वो गरीब रहे कि मध्यम वर्गीय रहे, 2 बच्चों को पढ़ाना भारी पड़ता है। ऐसे में 3 पत्नियों वाला ये पति जो है, जिसकी पत्नियां महतारी वंदन के लिए 1000 रुपये महीने के लिए आवेदन कर रही हैं, तो परिवार का ऐसा ढांचा, महिलाओं की ऐसी जिंदगी कि 3 महिलाएं उनका एक पति, इससे किसका भला हो रहा है? इससे मुस्लिम समाज का भी भला नहीं हो रहा है। मैं बताऊं आपको, कानून हो सकता है कि मुस्लिमों के लिए ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि असम का ये कानून जो है ये खारिज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि मुस्लिम विवाह के लिए एक राष्ट्रीय कानून देश में बना हुआ है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ समान नागरिक संहिता लागू की है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। उसमें भी ऐसा हुआ है, उसमें भी मुस्लिम
समाज के कुछ अधिकार जो हैं उसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं, मैं ज़्यादा खुलासे में जाना नहीं चाहता। वहाँ भी प्रभावित हुए हैं। वहाँ के बारे में भी लोगों का कहना है कि कुछ राष्ट्रीय कानून हैं देश भर के जिनको केवल पार्लियामेंट ने बनाया है, उसको राज्य की विधानसभा उनको पलट नहीं सकती। ये भी हो सकता है कि ये कानून असम का जो खारिज किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ताल सवाल न झेल सके, और हो सकता है कि इसको राजनीतिक चुनावी ध्रुवीकरण के हिसाब से ही बनाया गया है इस कानून को। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड का यूसीसी हो, चाहे असम का ये मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को इसको खारिज करना हो, इनको लेकर देश भर में जो बहस छिड़ेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट तक बहस छिड़ेगी, मेरा पक्का मानना है कि ये दोनों कानून जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उससे पहले नहीं निपटेंगे। तो वहाँ जो बहस छिड़ेगी उससे देश भर में मुस्लिम महिलाओं के बारे में, मुस्लिम लड़कियों के बाल विवाह के बारे में एक सवाल खड़ा होगा, उस पर हर पक्ष को अपना जवाब देना होगा। मैं इन दोनों राज्यों के कानून को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है कि इन दोनों को अभी सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इनको मान लेगा कि ये सही है कानून, तो हमको मानना चाहिए कि संविधान के हिसाब से सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसले के पहले जो बहस रहेगी, उस बहस में जान लीजिए कि मुस्लिम नाबालिग लड़की, मुस्लिम महिला, इनके शादी के हक, इनके तलाक के हक, मुस्लिम मर्दों के हक, इनके बारे में खूब बहस होगी। वो बहस होनी चाहिए। मैं अगर किसी धर्म के लोगों को उनके अधिकार देने की बात होगी और उन अधिकारों के बीच उस धर्म की महिला के अधिकार की अलग बात होगी, तो मैं उस धर्म की महिलाओं के हक की ज़्यादा वकालत करूँगा। मैं पहला महत्व किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, मैं उसकी महिला के हक की पहले वकालत करूँगा। जिस धर्म में जो भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ, मैं उसके खिलाफ रहूँगा। अपनी इसी सोच के तहत मैं मुस्लिम लड़की की, नाबालिग लड़की की शादी, 3 तलाक जैसे रिवाज, बहु विवाह जैसे कानून, इन सब के खिलाफ हूँ मैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इसको पक्का मत मान लीजिएगा, ना असम के कानून को ना उत्तराखंड के कानून को। हो सकता है ये लोकसभा चुनाव के पहले एक चुनावी ध्रुवीकरण के लिए लाए गए कानून हो, ये भी हो सकता है। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होगा। राज्य के कानून किसी काम नहीं आने वाले हैं, ऐसा मेरा पक्का भरोसा है। मैं भी देखूंगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क रहता है। मैंने अपने कुछ तर्क आज रखे हैं, फैसला जब आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस दिन हम फिर देखेंगे। अभी हालांकि एक मामला वहाँ गया नहीं है, कल ही का फैसला है असम का। मैं आपसे फिर मिलूँगा। अगर हमारी बात आपको ठीक लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसका लिंक बांटिएगा ताकि वो लोग भी इस पे चर्चा करें। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, वो भी चर्चा करें। वो आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, चर्चा करें इसके ऊपर वो भी। चलते चलते एक छोटी सी अपील की, अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो उसका बेल्ट लगा कर रखिए। आपके दुपहिए में जो पीछे बैठे हैं उनको भी हेलमेट लगाने कहिए। अगर कार पे चलते हैं आप तो वहाँ पर सीट बेल्ट लगा कर रखिए। सामने वाले लोग भी, पीछे के लोग भी। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है, कल की ही है। घटना यह है कि एक बस अचानक रुक गई। होता ही है यहाँ पे, यहाँ ट्रैफिक का वही हाल है। पीछे से मोटरसाइकिल में आ रहा है एक परिवार था, पति पत्नी, 2 बच्चे शायद, इतने थे। मोटरसाइकिल घुस गई बस में, मर गया आदमी वहाँ। हेलमेट लगाने का कोई जिक्र उसमें नहीं है कि हेलमेट लगाया हुआ था। मेरा मानना है नहीं लगाया होगा हेलमेट। आप अपनी ज़िंदगी की फिक्र कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम और आप एक दूसरे से कैमरे के आर पार इसी तरह बात करते रहें। फिर मिलते हैं।